Hi, I'm Karan Thapar. Over the last few years, I hope you've been watching my program, The Interview on the Wire. During that period, I've interviewed doctors, politicians, businessmen, scientists, authors, and even the occasional Nobel laureate. For me, it's been exciting. I hope it's been enjoyable for you. But these, as you know, are tough times, and if this program is going to remain bold, independent, and sometimes even defiant, then I think we need your support. At the end of the day, it's a truism, but editorial independence is best defended by the viewers. So if you would like this program to remain the way it is, forthright, outspoken, and interesting, then would you consider supporting us? All you have to do is to click on the description at the bottom. But more than anything else, I hope you will continue to watch the interview. Your viewership means an awful lot to me. Hello and welcome to a special interview for The Wire. Gautam Adani already controls 37% of NDTV, and it's widely believed that very soon he will be a majority shareholder of the channel. So today we ask, what does this mean for a channel that is widely considered India's best? Joining me now is the former star anchor of NDTV India and the winner of the much coveted Magsaysay Award, Ravish Kumar. Ravish, let me start with the obvious question. Why did you resign from NDTV when it became clear that Gautam Adani had acquired 29.9% of the company's shares and he had launched a public offer for 26% more? Most people think they know the answer, but I believe they'd like to hear it from you. बहुत बहुत शुक्रिया करण, मुझे मौका देने के लिए। जवाब थोड़ा लंबा है, लेकिन पहला जवाब है तो आप धीरज से सुन लें। जब अगस्त में ये खबर आती है कि अदानी ग्रुप एनडीटीवी का टेक ओवर करने वाला है, उसी वक्त मेरे मन में ये साफ हो गया था कि जब इतने वर्षों से आप मुझे बॉट ओवर नहीं कर सके, तो अब टेक ओवर का रास्ता निकाला गया है। बेशक एनडीटीवी एक अलग ब्रांड है, उसकी अपनी पहचान है, लेकिन आप जानते हैं और ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि इस दौर में इस चैनल को मुझसे भी जोड़कर देखा जाता है कि ये रवीश का चैनल है, और इस बात से कभी डॉक्टर रॉय को कोई समस्या नहीं हुई, बल्कि वे खुशी होते थे कि कोई इस तरह की बात करता है। बल्कि अगर आप टेलीग्राफ में मुकुल केसवन का लेख देखें, तो उन्होंने भी लिखा है कि ये सारा खेल मुझे प्लेटफॉर्म, टीवी के प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए हुआ है। और जब ये खबर आई थी तो बहुत से लोगों ने ट्विटर, सोशल मीडिया पे यही लिखा, और ये एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है भी। मैं भी मानता हूं कि मुझे हटाने के लिए ये सारा खेल रचा गया, और इस डील को महान बता रहे हैं बहुत सारे लोग कि ये नॉर्मल कॉर्पोरेट डील है, टेक ओवर है। अब ठीक है कि आप मुझे फुटनोट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, कर दीजिए, मगर मैं फुटनोट नहीं हूं। इतना अदानी साहब को पता चल गया होगा, और जनता को ये साफ है कि, और मेरी नजर में भी ये साफ है कि ये टेक ओवर किसके लिए, किसे हटाने के लिए हुआ है। तो गरीबों की आवाज को अगर आप खरीद नहीं सके तो उसे मंच से ही धक्का देकर गिरा दो, या उस मंच को ही खरीद लो जहां मेरा वहां उस मंच पे प्रेजेंट रहना एक 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 और ज्यादा बड़े कॉन्ट्रडिक्शन की तरह लगने लगे। तो आप खरीद नहीं सके तो हटा दिया। तो मुझे लगता है कि मुझे बेरोजगार करने के लिए हजारों करोड़ रुपए के दांव खेले गए हैं, और इतने पैसे में तो करण मुझे लगता है कि यूपी बिहार के हजारों लड़के लड़कियों को नौकरियां मिल सकती थी, जितना पैसा लगाकर मुझे बेरोजगार किया गया है। लेकिन मैं बात इस पर आता हूं कि 25 नवंबर को मिस्टर अदानी क्या कहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स में वो एक इंटरव्यू देते हैं, और वो कहते हैं कि इंडिपेंडेंस मीन्स इफ गवर्नमेंट हैज डन समथिंग रॉन्ग, समथिंग, मतलब ये सरकार तो कभी गलती कर ही नहीं रही है, कभी कभी समथिंग वाली गलती हो जाती है। तो अंग्रेजी देखिए इनकी, इंडिपेंडेंस मीन्स इफ गवर्नमेंट हैज डन समथिंग रॉन्ग, you say it's wrong, but at the same time you should have courage when the government is doing the right thing every day.
यू हैव टू ऑल्सो से दैट। तो ये अदानी का एक तरह से एडिटोरियल डिक्टेट था कि अब क्या होगा एनडीटीवी में। मैं अदानी की इस बात को उलट देता हूं और उनसे पूछता हूं, सरकार अच्छा तो करती ही है, मगर कोई क्रिटिसिज्म क्वेश्चन करे तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए और उसे बोलने का गट्स होना चाहिए, करेज होना चाहिए, जो कि गोदी मीडिया और उनके गोदी सेठों में नहीं है। क्या अदानी यही बात कह सकते हैं? यही बात अदानी कहते तो लगता कि मुझे संदेश दे रहे हैं कि आप जो कर रहे थे आप करते रहिए, आपको कोई टच नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सरकार की आलोचना से पहचान मेरी भी जुड़ी हुई थी, किसी से भी ज्यादा तो थी ही। क्या अदानी यह ट्वीट कर सकते हैं कि अगर कोई पत्रकार आलोचना करता है तो बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्रियों को उसके कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं अदानी ऐसा? 4 दिन ट्वीट करेंगे तो अगले दिन ईडी के दफ्तर में स्टूल पर बैठे नजर आएंगे। उनकी इतनी ही हैसियत है और तब तक उनकी इतनी बड़ी हैसियत है जब तक वो सरकार की आलोचना नहीं करते। जिस दिन वो कर देंगे वो उन्हें स्टूल भी नहीं मिलने वाला है ईडी के दफ्तर में और सीबीआई के दफ्तर में। ये अदानी साहब को बहुत स्पष्ट रूप से बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें बहुत क्लियर भी होगा। तो एक तरह से आप देखिए कि मेरे कार्यक्रमों का बहिष्कार किया गया। मेरे जाते ही उन कार्यक्रमों में बीजेपी के दूसरे ग्रेड के प्रवक्ता भी आने लगे, जो मेरे होते हुए वहां नहीं आ रहे थे। ये सब बातें क्या कह रही हैं करण? मीडिया का, भारत का जो मीडिया का 99.99999% मीडिया केवल मोदी सरकार की तारीफ करता है, लाखों करोड़ रुपए लगाकर झूठ और नफरत फैलाने का काम करता है। इसमें मिस्टर अंबानी के भी चैनल हैं, इसमें सबके चैनल हैं। गोदी मीडिया का एम्पायर आप देखिए कितना बड़ा है, तब भी मिस्टर अदानी को लगता है कि किसी में तारीफ करने की हिम्मत नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक केवल तारीफ ही हो रही है। जनता की आवाज उन चैनलों पर जगह नहीं दी जाती है और अब कह रहे हैं करेज होना चाहिए। अदानी साहब मीडिया फ्रीडम का लेक्चर दे रहे हैं, तो मुझे लगा ये बकवास बात है, पूरी तरह से बकवास बात है। बड़े बड़े लोग बकवास ही ज्यादा करते हैं अक्सर। गोदी मीडिया के, मुझे लगता है करण की गोदी मीडिया की जितने भी गोदी सेठ हैं, इन सबको एक बात याद रखना चाहिए कि मैंने केवल आलोचना नहीं की है। आप मेरे क्वेश्चंस को, मेरे शो को, मेरे हार्ड वर्क को केवल किसी के एंटी या अगेंस्ट में रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत से, बहुत सारे फैक्ट्स के साथ, कॉन्टेक्स्ट में, जर्नलिस्टिक स्किल एंड एथिक्स के साथ वो सारे सवाल किए। सिर्फ जिंदाबाद या मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। तो ये बात साफ था करण कि अदानी एक तरह से मुझे चैलेंज कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। प्राइम टाइम का एक एपिसोड बागों में बहार है, ब्लैक स्क्रीन या कोविड के दौरान के या और भी चीजों के, क्या वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग कर ट्वीट कर सकते हैं? आपको लगता है वो कर देंगे? मीडिया फ्रीडम और इंडिपेंडेंस पे इतना लेक्चर दे रहे हैं, वो कर देंगे कि बागों में बहार है, मोदी जी देखिए देश का एक पत्रकार है, यह भी तो पत्रकार है, देखिए इसकी पत्रकारिता कितनी शानदार है। तो मुझे पता चल जाता कि मीडिया के इंडिपेंडेंस, प्रेस फ्रीडम को वो या उनके द्वारा लाए गए अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले पत्रकार कितना रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, एक एपिसोड नहीं कर सकते। क्या वो वायर की पेगासस की स्टोरी ट्वीट कर सकते हैं? चलिए वो नहीं कर सकते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट में अदानी ग्रुप के बारे में जो नेहा मसीह और 2 पत्रकारों की स्टोरी छपी है, क्या उसे ट्वीट कर सकते हैं? क्या संजय पुगलिया उसे ट्वीट कर सकते हैं? उनके बारे में कई खबरों को देख रहा था, किसी में वे अदानी ग्रुप का कई न्यूज देख रहा था कि अदानी ग्रुप से सवाल पूछा गया है और वो सवालों के जवाब नहीं देते, बल्कि कई बार बिल्कुल ही जवाब नहीं देते। अल जजीरा का एक प्रोग्राम में देख रहा था, लिसनिंग पोस्ट, उसमें इसी टेक ओवर पर एक रिपोर्ट बनाई गई है। उस रिपोर्ट में एक हिस्सा है करण कि अदानी ग्रुप से जब हमने क्लैरिफिकेशन मांगा तो जवाब नहीं मिला। कहा गया कि दैनिक जागरण का एक इंटरव्यू छपा है, आप उसे देख लीजिए, जिसमें मीडिया, प्रेस फ्रीडम, एडिटोरियल फ्रीडम जैसी कुछ बातें वो करते हैं। क्या आपने वो दैनिक जागरण का इंटरव्यू देखा है? मैं चाहता हूं कि मेरे जवाब के साथ आप स्क्रीन पर दैनिक जागरण का वो पन्ना लगा दें, ओके, जिसमें
वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर रहे हैं करण। फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू देते हैं, कहते हैं अल जजीरा जैसा इंडिया में कोई चैनल नहीं है, होना चाहिए, और अल जजीरा के ही प्रोग्राम के रिपोर्टर को के सवालों का जवाब वो नहीं देते हैं। ये आपको क्या कमाल नहीं लग रहा है? आपने अगर जागरण का इंटरव्यू आप देखिए, उसमें वो फीचर इंटरव्यू है, लिखा है पावर फीचर इंटरव्यू। आप जानते हैं पावर फीचर इंटरव्यू क्या होता है? वो स्पॉन्सर चीजें होती हैं, वो नहीं होती तो उनमें पत्रकार का नाम होता, संपादक का नाम होता, जो मिस्टर अदानी से सवाल पूछ रहा हो। पूरे पन्ने का फ्रंट पेज पर इंटरव्यू है, लेकिन उसमें कोई जवाब, कोई पत्रकार का नाम नहीं है, और उसमें आराम से वो एक लाइन में, करण, मैं बस बात खत्म कर रहा हूं, अपने एडिटोरियल फ्रीडम की बात कर देते हैं। तो एक तरह से सवाल कौन पूछ रहा है जागरण में, ये पता नहीं है, चेहरा किस पत्रकार का है वो पता नहीं है, जवाब किसी ने लिख के दिया है या अदानी ने कहा है हम नहीं जानते हैं, और वो आदमी एडिटोरियल फ्रीडम पर लेक्चर दे रहा है। जो पत्रकारों के सवाल का जवाब ना दे, मानहानि कर दे, फीचर इंटरव्यू दे, वो प्रेस फ्रीडम की बात कर रहा है। तो करण, मेरी नजर में एक बात साफ है कि ऐसा व्यक्ति जो मीडिया का रेस्पेक्ट नहीं करता है, उसके सवालों के जवाब नहीं देता है, फीचर इंटरव्यू देता है, जब भी वो एडिटोरियल फ्रीडम की बात करे तो फिर हम सभी को सावरकर की तरह पत्र लिखकर फ्रीडम की बात करनी चाहिए। रवीश, मैं एक बात कह रहा हूं करण, आप बस मैं खत्म कर रहा हूं। जेब में नोट होना और जिगर में दम होना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। इसीलिए मैंने इस्तीफा दे दिया कि गोदी सेठ, तुम अपनी जेब में नोट रखो, जिगर में दम मैं रखता हूं। तो मैं वहां से निकल आया। ये टेक ओवर नॉर्मल टेक ओवर नहीं है। ये इस तरह का टेक ओवर है जैसे किसी के मुंह से आप रोटी छीन लेते हैं, उसी तरह से आप किसी पत्रकार से जब उसकी कलम छीन लेते हैं, ये उस तरह का टेक ओवर है करण। ओके, और ये देश की गरीब जनता बहुत अच्छे तरीके से जान गई है। मैं उन पत्रकारों, जी, आपने बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली और बड़े डिटेल के साथ समझाया कि आपने एनडीटीवी से इस्तीफा क्यों दिया। आई विल कम इन अ मोमेंट्स टाइम to the zikr, to the comments you've made about the interview Mr. Adani gave the Financial Times on the 25th of November. पर पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं about this takeover. Do you believe Mr. Adani really genuinely wants to control a television channel like NDTV? Does he really want to include a media branch in his empire? Or is he doing this because he wants to neutralize and silence the critical voice of NDTV because NDTV is disliked by the Modi government? And if it is the second, is he doing it at the behest of Mr. Modi directly? In other words, is this an acquisition happening because Mr. Modi asked Adani, silence this channel for me? करण, बहुत चीजें साफ हैं। अदानी किसी भी तरीके से क्वेश्चनिंग या क्रिटिसिज्म को प्रमोट नहीं करते हैं। अगर करते तो जैसा कि मैंने कहा कि जो मेरा एपिसोड है जब एनडीटीवी को 2016 में बैन किया जा रहा था, तब मैंने किया था बागों में बहार है, वो ट्वीट करके दिखा दें। बहुत सारे ऐसे एपिसोड हैं। तो वो किसी भी तरीके से मिस्टर अदानी जो हैं, वो प्रेस फ्रीडम के आइकॉन नहीं है। अगर आप गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोयले का कारोबार क्या होता है। हम जिस स्टेट से आते हैं वहां हमें पता है कि झारखंड और बिहार जब यूनिफाइड था, तब कोयले के कारोबार से कैसे लोग जुड़े हुए थे, बाद में उसकी जगह पे कैसे लोग आते हैं। तो पहले एनडीटीवी के पास सिर्फ एनडीटीवी था, कोई होटल नहीं था, कोई अखबार नहीं था। अब एनडीटीवी के पास कोयले का बिजनेस है, या उस कोयले के बिजनेस के जो सम्राट कहे जा रहे हैं अखबारों में कि दुनिया के सबसे बड़े कोयला कारोबारी हैं मिस्टर अदानी, उनके पास अब एक न्यूज चैनल भी है। अगर उन्हें कोई न्यूज चैनल से महान पत्रकारिता करनी थी तो क्विंट में भी पैसे डाले गए थे। तो क्विंट ने कितनी महान पत्रकारिता कर ली? क्या कर लिया क्विंट ने? क्या उन्होंने क्विंट के जरिए ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की? तो साफ बात है कि इसके जरिए ये कॉर्पोरेट में बहुत सारी अनसीन चीजें होती हैं, उनके बहुत सारे एविडेंसेस सामने नहीं होते, वरना वो अल जजीरा बनाने की बात कर रहे हैं। अल जजीरा को इंटरव्यू दे देते, आपको इंटरव्यू दे देते, क्यों नहीं आपको इंटरव्यू दे दिया? मिस्टर अदानी को तो अंग्रेजी भी आती है और आपको भी अंग्रेजी आती है।
सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट डेफिनिट सेंटेंस ही उनका गायब हो जाता। कहां पास्ट फ्यूचर में गायब हो जाते या फ्यूचर इम्परफेक्ट हो जाते, पता ही नहीं चलता उनका। एक सवाल का जवाब नहीं दे पाते। क्या वो दे पाएंगे? तो बात यही है, एक पत्रकार जो कोने में खड़ा है, जो सवाल कर रहा है और बहुत जवाबदेही, बहुत तैयारी के साथ सवाल कर रहा है। ये नहीं कि मैं विरोधी दल की तरह आके मुर्दाबाद के नारे लगा के चला जा रहा हूं। तो आपने उसको हटाने के लिए इतना बड़ा दांव खेला। उसको उससे तकलीफ किससे थी? तकलीफ तो मुझसे थी ना। और मुझसे नहीं, मैं जिन सवालों को उठा रहा था, जिन लोगों की बात कर रहा था, जी मैं आपको तकलीफ थी। प्लेटफॉर्म तो गायब हो गया ना करण। मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने 5-6 बार बड़े पैशन के साथ कहा that the real intention of Mr. Adani was to remove you. He's acquired the channel because he wants to get rid of you, to silence you. Is this because you have made Modi uncomfortable and Mr. Modi has asked Mr. Adani किसी ना किसी तरह रवीश का मुंह बंद करिए? Is that the reason you believe that Mr. Adani is silencing you on behalf of the Prime Minister who doesn't like you? दोनों के बीच, मिस्टर मोदी मिस्टर अदानी के बीच क्या बातचीत होती है, मैं तो उसका मतलब वहां नहीं हूं। लेकिन मुझे वो तस्वीर जरूर याद है 2014 के लोकसभा चुनाव के समय की, वो प्लेन में बोर्ड कर रहे हैं और बगल में अदानी लिखा हुआ है उस जहाज में। मुझे वो तस्वीर भी याद है कि जहाज के भीतर मिस्टर अदानी बैठे हुए हैं रिलैक्स पोजीशन में, और मिस्टर मोदी भी रिलैक्स पोजीशन में बैठे हुए हैं। वो तस्वीर चाहे तो आप अपने दर्शकों को दिखा भी सकते हैं एक बार। तो मुझे उनकी नजदीकी को लेकर किसी प्रकार का संदेह नहीं है, और ये धारणा इतनी कमजोर भी नहीं है। दोनों क्या बातें करते हैं ये तो हम कभी जान नहीं सकते हैं। इस एक कॉन्टेक्स्ट में हम गेस कर सकते हैं, और वो गेस इतना बेसलेस नहीं है करण। उन्होंने तो कभी मुझे इंटरव्यू नहीं दिया। एक नकली कुमार को दे दिया, लेकिन असली कुमार बैठा रह गया, उसको कभी इंटरव्यू नहीं दिया। तो मेरे अब फॉर्मल प्लेटफॉर्म से हट जाने से अब वो पूरा तरह से एक जो बेंचमार्क बन गया था कि आप ये तरह तरह के कुमार वालों से आम, इमली, छोले भटूरे कैसे खाते हैं, इस टाइप का इंटरव्यू देते थे, तो एक तस्वीर लग जाती थी कि आप इसको क्यों नहीं इंटरव्यू दे देते अगर आपको इतना शौक है तो। अब वो बेंचमार्क उनके रास्ते से हट गया है। तो 2024 में जब वो एंटर करेंगे तो कोई भी क्रिटिकल मीडिया, मास मीडिया जो टेलीविजन के प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर बोल रहा होता है, वो नहीं होगा। ठीक है, हम सब यूट्यूब में होंगे, जहां होंगे कैसे होंगे, उतने रिसोर्स के साथ तो नहीं होंगे। लेकिन ये सारे कॉन्टेक्स्ट बता रहे हैं कि हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए कि मुझसे किसी तरह से मुक्ति पालो, इसको बाहर कर दो, ये अपना कुछ कुछ करता रहेगा, कम से कम ये तो नहीं करेगा जो कर रहा था। Let's then come at this point to the Adani concept of freedom, which he spoke about to the Financial Times on the 25th of November. I'll remind the audience of what he said. He said, independence means if government has done something wrong, you say it's wrong. But at the same time, you should have courage when the government is doing the right thing every day. You have to also say that. There are two questions I want to ask you. The government is doing the right thing every day. Is there any government anywhere in the world that does the right thing every day? तभी तो मैंने कहा ना कि जब कोई सेठ इस तरह की बातें करने लग जाए, राहुल बजाज ने क्वेश्चन कर दिया था तो उनके साथ क्या हालत हुई थी आप जानते हैं कि राहुल बजाज ने नहीं, जो बड़े बजाज हैं उन्होंने जो कह दिया था तो क्या हालत हुई थी आप जानते हैं। पर इस तरह से आप, राहुल ही थे मेरे दोस्त, राहुल ही थे। हाँ राहुल ही थे। हाँ राहुल बजाज, हाँ सॉरी। तो अब बात ये है कि इतना जो गोदी मीडिया का स्पेक्ट्रम है वो सब तारीफ ही तो कर रहा है, और वो तारीफें कर रहा है जो सरकार ने की भी नहीं, उसकी भी तारीफ हो रही है। तो इस तरह से बेशर्मी से भारत का मीडिया लगातार भारत के पब्लिक के कॉमन सेंस, सिविक सेंस पर असॉल्ट कर रहा है कि हम आपके भीतर जो मीडिया को लेकर इमेजेस हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जो क्वेश्चन, वो बदल रहे हैं। दिन रात तो तारीफ ही हो रही, तब फिर आप किसे लेक्चर दे रहे थे कि सरकार जो रोज अच्छा काम करती है और कभी कभी समथिंग रॉन्ग कर देती। कमाल की बात है, जिस पत्रकार को पुलित्जर मिलता है
उसे जाने नहीं दिया जाता है पुरस्कार लेने के लिए। जो पत्रकार मार दिया जाता है रिपोर्टिंग के दौरान, दानिश सिद्दीकी, उसे पुलित्जर मिलता है, तो प्रधानमंत्री बधाई तक नहीं देते हैं। क्या अदानी दे सकते हैं? क्या अदानी ऐसे पत्रकारों के फ्रीडम की बात कर सकते हैं? जब वो अल जजीरा और फाइनेंशियल टाइम्स की बात कर रहे हैं तो क्या वो सना इरशाद के बारे में बात कर सकते हैं? क्या वो दानिश सिद्दीकी के बारे में बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अदानी ने यह भी कहा फाइनेंशियल टाइम्स को that you must have the courage to say the government has the right thing. And I want to ask you a simple question. Does it take courage to praise the government, or does it take courage to criticize the government? In India, when you criticize the government, you can be punished, you can be hounded, you can be persecuted. In India, if you praise the government likes it. So has Mr. Adani misunderstood where courage is needed? It's not needed to praise, it's needed to criticize and to expose. मिस्टर अदानी को भी अच्छी तरह से पता है कि जो उनका बिजनेस एम्पायर है वो क्यों तारीफ की बात कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका जो बिजनेस एम्पायर है वो सरकार के कितना क्लोज है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिजनेस है, माइनिंग का जो बिजनेस है, जो पोर्ट का बिजनेस है, एयरपोर्ट का जो बिजनेस है, वो सब सरकार के कितना क्लोज है। अभी वो सारी बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन इस देश की जनता एक दिन बात करेगी। वो कब तक धर्म के नशे में रहेगी, मैं भी ये देखना चाहता हूं। तो वो जब बात करेगी, इसलिए वो एक माहौल बना रहे हैं कि जैसे इस सरकार की तारीफ ही ना हो रही हो, केवल आलोचना हो रही है। कौन कर रहा है मेरे अलावा? तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। इस दौर में सरकार से सवाल करना बहुत ज्यादा करेज की बात है। आप फैमिली लाइफ रिस्क करते हैं, इंडिविजुअल लाइफ रिस्क करते हैं, सड़क पर आ जाते हैं। जैसे मैं धक्का देकर आ गया सड़क पे, ऐसे हालात बना दिए गए। ये कीमत है। आप पे तरह तरह के केस होते हैं, ट्रोल से हमला होता है, फर्जी मामले बनाए जाते हैं, फर्जी एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट फर्जी लगाया गया, अवैध, इलीगल। ये कोर्ट का स्टेटमेंट है। तो इस दौर में सवाल करना, उससे बड़ा साहस का कोई काम ही नहीं है। और इस दौर में तारीफ करना, खुशामद करना, उससे बड़ी चाटुकारिता और स्पाइनलेस कोई काम नहीं है। सारा गोदी मीडिया यही काम कर रहा है। इसमें किसी करेज की जरूरत नहीं है। आप दिन भर तारीफ करते रहिए। और वो एक नया सबवर्जन लेकर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया नहीं है हमारे पास, फाइनेंशियल टाइम्स का। जी, मैं उसमें आना चाहता हूं। अदानी साहब ने उस इंटरव्यू में यह भी कहा है that he wants to give NDTV a global footprint, and he added, and I'm quoting him, India does not have one single outlet to compare to the Financial Times or Al Jazeera. Now, prima facie, doesn't that suggest two things? One, that he's prepared to put a lot of money into NDTV. Otherwise, NDTV won't have a global footprint to equate with Al Jazeera or the Financial Times. But secondly, it also suggests that he has to protect the credibility of NDTV, because otherwise NDTV cannot aspire to the status of the Financial Times and Al Jazeera. And both of these are contradicted by what he said about independence. So he's really in the middle of a dilemma. On the one hand, he wants to make it global. He wants it to compete with Financial Times and Al Jazeera. That means you have to protect the credibility of NDTV. On the other hand, his definition of independence means NDTV will become a propaganda organ for the government, in which case it won't have any credibility and it won't become the equivalent of Financial Times and Al Jazeera. So he's caught in the middle of a dilemma. बिल्कुल करण, अगर वो इंडिपेंडेंस के सपोर्टर होते तो वो दैनिक जागरण को अननोन रिपोर्टर को फीचर इंटरव्यू नहीं देते। तो इससे पता चल रहा है कि वो सिर्फ एक अच्छी अंग्रेजी में जो ऐसे बिजनेस डील के वक्त कही जाती हैं, बड़े बड़े मोटिव अटैच कर दिए जाते हैं ताकि ग्लोरीफाइड लगे। एक ऐसे टाइम में जब प्रधानमंत्री खुद लोकल की वकालत कर रहे हैं, तो लोकल लोगों की मांग को रखने वाला हिंदी के पत्रकार को हटाने के लिए आप ग्लोबल चैनल बनवा रहे हैं। यही लैंग्वेज अर्नब गोस्वामी भी यूज करते थे कि हम ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाएंगे। क्या हो गया? यही लैंग्वेज एक तरह से आप देखें तो अब अदानी भी कर रहे हैं।
यही लैंग्वेज जी न्यूज ने भी किया कि हम वाइन बना रहे हैं, ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने वाले हैं। क्या बढ़ गया उससे? और जो हिंदी के कुछ चैनल ग्लोबल होने के नाम पर यूक्रेन वॉर को कैसे दिखा रहे थे, पुतिन के बारे में क्या क्या कह रहे थे, सरकार को ही एडवाइजरी जारी करनी पड़ गई कि इतना भी झूठ मत बोलो कि पुतिन न्यूक्लियर बटन दबाने वाले हैं। तो ये ग्लोबल का बहाना इसलिए लिया जा रहा है ताकि सुनने में अच्छा लगे। जो इंग्लिश मिडिल क्लास है उसको एक तरह से चारा दे रहे हैं, फॉडर दे रहे हैं कि आप थोड़ा कंफर्टेबल रहें, हम कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। जैसे इंडिया के बारे में लोग नहीं जानते थे, अब ग्लोबल चैनल आएगा तो इंडिया के बारे में लोग जानेंगे। जो लोकल समस्याओं की बात कर रहा था मैं, जो इलाहाबाद में लड़के प्रदर्शन कर रहे थे, पटना में जब अग्निवीर को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तो किसने दिखाया? तो उसको अब नहीं दिखाना है। अब उसकी जगह क्या करना है? एक अच्छी अंग्रेजी में वेल प्रोडक्शन के साथ ग्लोबल चीजें दिखानी है कि दुनिया में भारत का नाम हो रहा है। तो यहां पेट खाली है और वहां जिनके पेट भरे हुए हैं उनकी कहानी बतानी है या उनके और समस्याओं के बारे में बताना है। तो ये सबवर्जन है इस वक्त, ताकि हर चीज अच्छी लगे सुनने में और लोगों का ध्यान इस पे ना जाए कि इतने बड़े पत्रकार तो नहीं है कि इनके लिए हजारों करोड़ की डील हुई है। तो इसलिए ये ग्लोबल का स्वांग, जिसको हिंदी में हम स्वांग कहते हैं, एक तरह से ड्रामा, एक फसाड क्रिएट किया गया है कि हम ग्लोबल चैनल बनाने वाले हैं। तो आप वॉशिंगटन पोस्ट के सवालों का जवाब दे देते। There's another contradiction I want to put to you. Mr. Adani has the money. If he wants to make NDTV global, he can position it on every satellite and make it available in every continent and every country. But if at the same time he has undermined its credibility and its reputation, if he has destroyed its independence and its capacity to criticize the government, then what is the purpose of making this channel global? It will be available all over the world, but no one will watch it. A few NRIs who hanker for India because they miss the country and are not at home in the new country they've gone to, they may watch it. But they're a minority. He will have spent hundreds of thousands of crores maybe to make NDTV global, but if he's undermined its independence and credibility, no one will watch it. He'll have simply wasted his money. कारण उनके पैसों की कोई कीमत नहीं है। उसमें ताकत जरूर है पर उन पैसों में कोई कीमत नहीं है। अगर कीमत होती तो मुझे खरीद लेते। तो ये जो बात है कि वो ग्लोबल चैनल बनाएंगे, उनकी कोई बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है, मैं इन सब में यकीन नहीं करता। उनके बिजनेस की क्या क्रेडिबिलिटी है आप जानते हैं। अगर आप कोल माइंस के बिजनेस और डील के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, आप जानते ही हैं, तो आपको ये चीजें और ज्यादा व्यूअर को क्लियर हो जाएंगे कि मिस्टर अदानी क्या है। वो अगर मीडिया में क्रेडिबिलिटी लाने वाले हैं तो दैनिक जागरण को इस तरह का इंटरव्यू नहीं देते जिसमें रिपोर्टर का नाम ना हो। अब कहीं कोने में दिखाने के लिए आप जवाब दे दें कि हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं, तो वो इस तरह का काम नहीं करते। उन्हें उनकी नजर में बहुत साफ है, बहुत पैसा है उनके पास। बाकी गोदी मीडिया के पास भी बहुत पैसा है क्योंकि उसमें कोई प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है। करण, दो लोगों को बुलाना है, हिंदू मुस्लिम करना है या किसी गाने पे डिबेट करना है, ये जीरो प्रोडक्शन कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। तो उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो सबके पास पैसा है ग्लोबल होने के लिए। अभी तक क्यों नहीं हो गए? क्या ये जितने गोदी मीडिया के चैनल हैं नंबर 1 नंबर 2 हो रहे हैं, वो अमेरिका, न्यूयॉर्क और लंदन में अपने रिपोर्टर नहीं रख सकते थे? ग्लोबल वाली बात जो है वो बकवास बात है। बना सकते हैं बहुत तरह की कहानियां, हम और आप लंदन जाते हैं, हम भी किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में घूमते हुए वीडियो बना देंगे, बड़ा अच्छा लगेगा कि यहाँ इंडिया का एक स्टूडेंट है ऋषि, जिसने संस्कृत के ग्रामर का एक नया इन्वेंशन किया है, बड़ी ब्रेक थ्रू कर दिया है, बहुत अच्छा लगेगा। पर सवाल यह है कि वो ऋषि भारत के यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं कर पा रहा? भारत की यूनिवर्सिटी कहां है? 2017 में इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की बात कही थी पटना में, जब नीतीश कुमार ने कहा कि पटना यूनिवर्सिटी 100 साल की हो गई, इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, तो मजाक उड़ाया उन्होंने कि ये सब पुरानी बातें हो गई। तो यहाँ के बच्चों को जिस लेवल की, जिस खराब लेवल की पढ़ाई दी जा रही है, उसकी बात कौन करेगा?
कि बलरामपुर के कॉलेज की क्या हालत है, मोतिहारी के कॉलेज की क्या हालत है, पटना के कॉलेज की क्या हालत है, वहां क्यों नहीं टीचर्स हैं, वहां क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है। तो इसकी बात नहीं होगी, लेकिन हम ऑक्सफोर्ड चले जाएंगे, कैम्ब्रिज चले जाएंगे और ऋषि की बात करेंगे। वो बहुत बड़ी कामयाबी है ऋषि। लेकिन सवाल है कि यहां पर जो रिसर्च हो रहे हैं, जो मौलाना आजाद स्कॉलरशिप आपने बंद कर दी, कहीं चर्चा नहीं हो रही है। तो यहाँ के यूनिवर्सिटी की हालत खराब हो गई है, वहां जो बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो उसको ग्लोरीफाई करके दिखाएंगे और इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे कि ये बच्चे यहाँ आने के लिए क्यों मजबूर हुए। ये बात ब्रेन ड्रेन की बात तो मुरली मनोहर जोशी जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तब से ज्ञान देते थे कि हम ब्रेन ड्रेन रोकने वाले हैं। कौन सा ब्रेन ड्रेन आपने रोक दिया? 8 साल आपकी सरकार हो गई, एक यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो ढंग की और पूरे स्केल के साथ चल रही हो। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का हाल देख लीजिए, उसकी क्या हालत है। इस साल तो समय से उसका सेशन तक शुरू नहीं हो सका। तो ये सब सबवर्जन की कहानियां आप लाने वाले हैं कि विदेशों में बड़ा नाम हो गया है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं है। We've discussed, लेकिन उस नाम के जरिए आप सबवर्ट करना चाहते हैं, गरीब और यहाँ के लोकल स्टोरी को गायब करना चाहते हैं। Ravish, we've discussed NDTV and Adani at great length. You've explained in detail why you've resigned. You've explained how you view the Adani takeover. You've explained the contradictions in Adani's position, and you've also explained what you think will be the outcome for NDTV. Let me end by asking you a question about yourself. How do you see your future now that you've resigned from NDTV? Will the audience still be able to see you in some shape or form on television? Or are you opting out of TV entirely? What is your future? इस सवाल का जवाब तो वो दो लोग जानते होंगे जिन्होंने ये पूरा खेल रचा होगा। वो ठीक है कि मुझे गायब करने के लिए बहुत दिनों से कोशिशें चल रही थी और अभी हालांकि इस सवाल का इस बात का संबंध आपके सवाल से नहीं है, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है कि यूपी के एक जिले से एक पुराने जानकार का मैसेज आया कि एक केबल में कभी एनडीटीवी नहीं आता था, लेकिन जिस दिन आपने इस्तीफा दिया है उसके अगले दिन से उसी केबल में अब एनडीटीवी आने लगा है। तो पहले तो उन्होंने केबल से या मेरे और दूसरे तरीकों से मेरे प्रेजेंस को गायब करने की कोशिश की कि रवीश कुमार को कैसे खत्म किया जाए। वो शायद सफल नहीं हुए। ये तरीका उन्होंने लिया है कि शायद रवीश कुमार को खत्म कर देंगे, लेकिन मैं अकेला अपने आप में कुछ भी नहीं हूं। ये तो जनता को तय करना है कि क्या गोदी सेठ उनको चवन्नी साबित कर देगा। अगर जनता इस बात के लिए तैयार है कि गोदी सेठ उनको चवन्नी साबित कर देगा तो मेरा फ्यूचर समाप्त होता है। अगर जनता ये बात साबित करने के लिए तैयार है कि गोदी सेठ की जेब में चाहे जितनी भी दौलत हो मुझे समाप्त नहीं कर सकता है, तो इसका जवाब ये है कि मैं कुछ करता रहूंगा। ऐसा अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है। मैं ये बात जानता हूं करण की न्यूज चैनल में बहुत सारे रिसोर्स होते हैं, हालांकि तब भी मेरे पास बहुत कम था। वो रिसोर्स एक खास समय में बहुत कम टाइम में डिलीवर करने में इक्विप्ड होते थे। वहां तक पहुंचने में मुझे समय लगेगा, लेकिन मैं बोलता रहूंगा अपने यूट्यूब चैनल के जरिए। और आप देखिए कि कोई हिंदी का अखबार मेरा आर्टिकल छापने के लिए तैयार नहीं है और आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इतने डर गए हैं ये सारे कि मेरे नाम से इतना खौफ क्यों है। क्या मैं 2000 रुपए का कॉलम नहीं लिख सकता किसी हिंदी के बड़े अखबार में? तो आप एक पत्रकार को बेरोजगार करने के लिए कितने करोड़ खर्च कर रहे हैं और वो 2000 रुपए ना कमा सके, इसके लिए आप चाले चल रहे हैं, इसके लिए आप एक माहौल बना रहे हैं। तो मैं अपने समय में ये बात तो कह के जाऊंगा दुनिया से, रवीश, वो मैं कह दे रहा हूं। और करने की बात है तो धीरे धीरे, मैं चूंकि धीरे धीरे पहाड़ चढ़ता हूं और कोई ऊंचाई कोई मंजिल अपने लिए तय नहीं करता, देखूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। पर पहले की तरह तो मुश्किल है, पर वहां तक पहुंचने की कोशिश जरूर करूंगा करण। Ravish, I wish you the best of luck. Yours is a voice that must be heard loudly, clearly, repeatedly. And I hope and pray that whatever you do it quickly so that the audience in India that admires you, respects you, continues to hear you. Thank you very much for this interview. Thank you, Karan.
Hi, I'm Karan Thapar. Over the last few years, I hope you've been watching my program, The Interview on the Wire. During that period, I've interviewed doctors, politicians, businessmen, scientists, authors, and even the occasional Nobel laureate. For me, it's been exciting. I hope it's been enjoyable for you. But these, as you know, are tough times, and if this program is going to remain bold, independent, and sometimes even defiant, then I think we need your support. At the end of the day, it's a truism, but editorial independence is best defended by the viewers. So if you would like this program to remain the way it is, forthright, outspoken, and interesting, then would you consider supporting us? All you have to do is to click on the description at the bottom. But more than anything else, I hope you will continue to watch The Interview. Your viewership means an awful lot to me.